विदेश से आने वाले हर पैसे का हिसाब सही तरीके से लेना चाहते हैं। इसमें दिक्कत क्या हो रही है दीपक सर? ललित सर के पास पैसा आता है किसी भी विदेशी सरकार से और उसका आधा ललित सर मुझे दे देते हैं। हमने कहा ये नहीं कर सकते, पैसा आपके पास आ रहा है, ये सब ग्रांटिंग जो है ये अलाउड नहीं है। और फिर एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश की राजधानी में संसद मार्ग में उनका जो ऑफिस है, केवल वहां पे सारे पैसे आएंगे और वहीं से हम देखेंगे। सर तो हम FCRA को खत्म नहीं कर रहे, हम फॉरेन फंडिंग को बैन नहीं कर रहे। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि सारी जो NGO की प्रॉपर्टी है हम उसको उठा के ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल टाइट कर रही है, हाँ सही है और होना चाहिए, मेरा देश है, किसी गोरे का देश नहीं है। और 2020 में जो हमने संशोधन किया था, FCRA को टाइटन किया था, 2026 में और टाइटनिंग कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी रिलीजियस जो संस्थाएं हैं उनको विदेशी पैसा नहीं मिल सकता। नॉनसेंस, मिलेगा लेकिन कानून को फॉलो करें। अब उनके पास नहीं जाएगा जो इसका दुरुपयोग करते थे। और आप जानते हो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर। एक है 60 साल का टीनेज आइकॉन, आप नाम जानते हैं सर, 60 साल का बट टीनेजर है, भाग जाता है अमेरिका हर साल, अपना पता नहीं क्या करने जाता है। ये चीजें इनको तकलीफ हो कि ये जो खास तरह के एब्यूजिव कंटेंट थे, इनको पैसे देकर, मतलब करोड़ों रुपए इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने में खर्च किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी को गाली दिया जा रहा था या भारत को गाली दिया जा रहा था या इंडियन आर्म फोर्सेस को गलत बताया जा रहा था। आपने देखा था जब उसने गाली देनी बंद कर दी तो वो अपनी लेफ्ट साइड को घूम के देखती है, जो लड़का उसको उकसा रहा वहीं पे काट दिया था वीडियो, ताकि हमें पता ना लगे कौन था उसका बॉयफ्रेंड या उसका इंस्टिगेटर या जो इंस्पायर कर रहा कौन है। अगर आपकी इस्लामिक समुदाय है, आप बैठ के वहां कहेंगे, सुबह बात करेंगे, कोई आदमी कुरान से पढ़ के बताएगा, देखो जी दुनिया में शांति होनी चाहिए, अमन हो, कौन मुखालफत कर रहा है? जहां पे किसी को बोला मुसलमान बन जा, मैं जूते मारूंगा तेरे को। रिलीजियस एक्टिविटी परमिटेड, कन्वर्जन बैंड, क्या मतलब है इसका? यही तो दर्द है, यही तो दर्द है सर। ये जंतर मंतर पर क्रांति हो रही थी, झारखंड में बच्चे बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा वहां पर? क्यों नहीं बूफे सजा हुआ है? अब क्यों नहीं हो रहा वहां पे? क्यों नहीं हाय हाय नहीं हो रही? विदेशों से पैसा वहां क्यों नहीं आ रहा? क्यों हमने रोक दिया है? पता लग गया हमको। पिछली बार वहां पर बुलंद शाह की सरकार बनी और संसद को आग लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर नेता कह रहे थे नेपाल बना दो। अब बनाओ नेपाल, अब बनाओ ना, अब जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है। किसी में दम है सर? नहीं है ना। अब आपको पता है कि बुलंद शाह जो भी उसका नाम है वो भी बाहर निकल जाएगा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं DNP इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के वेडे एम्बेसडर दीपक बोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया है कि मैं आपके साथ रहूं। बहुत अच्छा लगता है जब जुड़ जाता हूं आपके साथ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। थैंक यू सर। एक बिल है जिसके आने की आशंका है और केवल उस आशंका की वजह से देश में बहुत कुछ इधर उधर है। जहां तक मेरा मानना है, आप इसको करेक्ट भी करिएगा, ये बिल मैं उस लेवल का समझता हूं जितनी मशक्कत या दबाव कह लें आपके ऊपर धारा 370 हटाने को लेकर थी, दुनिया भर का, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स का, या फिर जो राम मंदिर में जितनी मतलब मशक्कत का आपको करनी पड़ी, ये उस लेवल का है कि पूरी दुनिया से आप पर दबाव है। ऐसा दबाव कि नहीं नहीं मत करिए मत करिए। एक रिपब्लिकन अमेरिका में बैठ के मूरे नाम है समथिंग, वो लिख रहा है कि भारत जो है जी हाँ सर, भारत जो है वहां के चर्चेस का, ईसाइयों का वो हक छीनने जा रहा है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशों से इतना पैसा आता है। एक आपको केस में बता रहा हूं, आपको जानकारी भी होगी दर्शकों के समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठा एक कोई छांगुर नाम का व्यक्ति 400 से 500 करोड़ का फॉरेन एड लेता है और उस फॉरेन एड के बदले वो 2000 से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन देश में बहुत बड़ी बीमारी है और ये दबा कर हो रहा है। क्या भारत कुछ ऐसी तैयारी और कुछ नई चीजें, प्रावधान जोड़ने जा रहा है कि लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं बताइए, मिशनरियों को दिक्कत होगी, ईसाइयों को दिक्कत होगी, या फिर एक हिस्सा तो इस तरह के पैसों का स्थिर करने में भी जाता है। हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। आप विदेश से आने वाले हर पैसे का हिसाब सही तरीके से लेना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या हो रही है दीपक सर? और दीपक
दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर। बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। अमेरिका में मैं एक चीज बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब मैं वहां पे पोस्टेड था 1982-85, हमने एक कंपनी को हायर किया था। वहां पे उसको लॉबिंग कहते हैं, यानी वहां की सरकार को, वहां की कांग्रेस को, वहां की मीडिया को आप भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताइए। उसको लॉबिंग कहते हैं। जिहादिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, उसने भी 2 कंपनियां वहां हायर कर रखी हैं और कई करोड़ डॉलर उनको, पैसे तो है नहीं, भूखा मरता है लेकिन देता है साल के। हमने भी पैसे दिए थे, तो हमारे लिए लॉबिंग करते थे। तो वो जो भी लॉबियस्ट होता है ना सर वहां पर, उसको रजिस्टर करना होता है। वो होता है फॉरेन एजेंट, और रजिस्ट्री होती है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, फारा। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो अमेरिका का तो सिस्टम पता है, उनको पता लग गया कि आप कुछ कर रहे हो किसी दूसरे देश के लिए, किसी दूसरी सरकार के लिए, तो फिर आप 15 साल के लिए अमेरिकन सरकार के मेहमान बन के उनके अच्छे से जेल में आपको बिठा देते हैं। अब सर मैं इसका थोड़ा सा एवोल्यूशन आपको बताता हूँ। 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय की जो सरकार थी उनको डर था कि विदेशों से पैसा आता है मुखालफत करने के लिए। बोलते हैं कि जो रेलवे वालों की स्ट्राइक हुई थी, इनकी स्ट्राइक हुई थी, उनकी स्ट्राइक हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस जो बाद में रक्षा मंत्री बने थे सर, उन्होंने भी भाग लिया था उस स्ट्राइक में जो हुई थी। और इतना ललित सर, मैं उस समय अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा था अमृतसर में। मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। तो मुझसे कहा गया था कि जाके ये स्ट्राइक को तोड़ दो रेलवे वालों की। सर मैं गया था सर, हमने बहुत मारा उनको। आज मैं ये करता ना करता मैं कुछ नहीं कह सकता, अरे बहुत ठोका उनको सर। और वो स्ट्राइक हमने वहां पर हमारे जिले में तोड़ दी थी। अब क्या है सर कि ये जो क्यों डर लग रहा था, सरकार को डर था कि ये विदेशों से जो पैसा आ रहा है, देखिए देश भर से लोग इकट्ठे हो रहे थे दिल्ली आने के लिए, पैसे तो थे नहीं, कहाँ से ये आ रहे थे, कौन खिला रहा, क्या हो रहा था, ये विदेशी पैसा आ रहा था। और वो फोर्ड फाउंडेशन भी जो अमेरिका की एक संस्था है, वो भी बीच में कुछ हेरा फेरी कर रही थी। बहुत सी अमेरिकन संस्थाएं उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। तो फिर ये पहली बार हमने 1976 में सर ये कानून बनाया, और उसको कहते थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि डर गए थे कि ये लोग, क्या डर गए, घबरा गए थे, हम सोच रहे क्या कर रहे हैं। तो फिर जो फॉरेन फंडिंग थी उसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, खासतौर से इमरजेंसी के कारण। वो था 1976 पे। 24 साल बाद 210 में नया FCRA एक्ट आया, और उसमें हमने ज्यादा क्या चीज उसको ज्यादा सख्त किया, और एक नया प्रोविजन लगाया कि अगर आप NGO हैं, आपको विदेशों से पैसा आता है और आप मर जाते हैं, आप कल जीना बंद कर देते हैं, तो आपके जो एसेट्स हैं, आपका जो घर है, मकान है, गाड़ियां हैं, कंप्यूटर है, ये वो एक संस्था बना दी, वो उसके पास जाएगा, फिर वो फैसला करेगी। 2020 में हमने इसको और सख्त किया। क्या है सर, ललित सर के पास पैसा आता है किसी भी विदेशी सरकार से, और उसका आधा ललित सर मुझे दे देते हैं। हमने कहा ये नहीं कर सकते, पैसा आपके पास आ रहा है, ये सब ग्रांटिंग जो है ये अलाउड नहीं है। और फिर एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश की राजधानी में संसद मार्ग पे उनका जो ऑफिस है, केवल वहां पे सारे पैसे आएंगे और वहीं से हम देखेंगे। और फिर अगर रिन्यू कराना है, मैंने अपना लाइसेंस टू रिसीव फॉरेन फंड, उसको FCRA अकाउंट जो होता है, विदेशों से पैसा आता है, आप पहले अपने पुराने अकाउंट्स दिखाओ, बताओ आपने क्या किया है, कैसे खर्च किया, किधर गया। दूसरी चीज एक हमने की थी सर, मजेदार चीज, मैं करोड़ों लोग जो आपका प्रोग्राम देखते हैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने क्या किया था एक टाइम पे। उन्होंने अपने जो सर अफगानिस्तान में हम लोग, आपको तो पता ही होगा सर, हम लोग इस समय मेरा ख्याल कुछ हजार ईरानियन, क्षमा कीजिए, अफगान स्टूडेंट्स को हर साल हम उनकी मदद करते हैं, वो आके भारत में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो वहां पर अमेरिकी राजदूत मुझसे पूछ रहा था कि हम भी 500-600 देते हैं स्कॉलरशिप। तो मैंने वॉशिंगटन में लिखा है कि मुझे 10-12 लोग और चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो कहता आप तो कई हजार देते हैं, आपका तो बहुत बड़ा वहाँ एस्टेब्लिशमेंट होगा। मैंने कहा है तो सही, मैं हूं और मेरा PA है, हम दोनों कितनी हजार स्कॉलरशिप डील करते हैं, उनके पास का नहीं है ये इतनी मेहनत। जस्ट टू टेल यू अ लिटिल स्टोरी। तो अब जो हमने टाइटनिंग किया है, हमने इन सबसे कहा है देखो टाइगर लोग, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है सर, जो अपने आप पे आप खर्चा करते हैं, गाड़ी में लेंगे, फर्स्ट क्लास फ्लाइट से जाएंगे, ये वो 60-70-80-90% तक होता है, और 10% आप खर्च करते हो, जो आप कहते हो जी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भारत के अंदर। तो अब ये जो नया कानून आ रहा है सब, मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो पैसा आता है
वो जो थ्रेशोल्ड है इंक्रीज करने का, जो आपने हमको बताना है सर रिपोर्टिंग, वो अब 1 लाख से हम 10 लाख करने जा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो एसेट मैनेजमेंट मैकेनिज्म हमने बनाए, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो पूरी तरह से आपके एसेट्स टेक ओवर करेंगे। कि अगर ये जो है आप लोग कुछ बेईमानी कर रहे हैं, हम पकड़ लेंगे सर। तो हम FCRA को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन फंडिंग को बैन नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि सारी जो NGO की प्रॉपर्टी है हम उसको उठा के ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल टाइट कर रही है, हाँ सही है और होना चाहिए, मेरा देश है, किसी गोरे का देश नहीं है। और 2020 में जो हमने संशोधन किया था, FCRA को टाइटन किया था, 2026 में और टाइटनिंग कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी रिलीजियस जो संस्थाएं हैं उनको विदेशी पैसा नहीं मिल सकता। नॉनसेंस, मिलेगा लेकिन कानून को फॉलो करें। अब ये जो वेस्ट वर्जीनिया वाला है सर, मैं जानता हूं इसको, मैंने सुना हुआ कि ये बड़ा फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन है। वो जो इलाका है वहां सब दुनिया भर को वो क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी जिहादिस्तान दुनिया भर को मुसलमान बनाना चाहते हैं, उनकी भी टक्कर होगी। तो वो चाहता है कि भारत में भी सारे लोगों को क्रिश्चियन बना। आपने एक आदमी का नाम दिया, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, पैसे लेते हैं, जब हम टाइट करते हैं तो फिर रोते हैं, हाय ये क्या हो गया, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। सर सबसे बड़ी चीज ये है, 2026 के जो कानून है, सुन लीजिए सर, जो रूल्स हैं वो तो ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक्ट जो है इसको हम अब पास कर रहे हैं ताकि उसको पूरी तरह से लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिल जाए। ये पॉलिटिकल बैक स्टोरी है, सच्चाई ये है। तो इसको बनाया 1976 में, क्यों? क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉरेन चर्चेस, CIA, ये सब इमरजेंसी में पंगा ले रहे थे। तो ये है सर कि जो रियलिटी वर्सेस फैंटेसी डिस्टिंक्शन है वो जरूरी है, उसको कायम रखना जरूरी है। कोई मना नहीं कर रहा इनको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते रहेंगे आपके NGOs के, नहीं सर, NGOs के पास अगर सर्टिफिकेट है, अप्रूवल है तो आप ले लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन चलते क्यों? अब उनके पास नहीं जाएगा जो इसका दुरुपयोग करते थे। और आप जानते हो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर, वो एक है 60 साल का टीनेज आइकॉन, आप नाम जानते हैं सर, 60 साल का है बट टीनेजर है, भाग जाता है अमेरिका हर साल, अपना पता नहीं क्या करने जाता है। ये चीजें इनको तकलीफ होगी कि वहां पे आपका खर्चा कौन दे रहा है मेडिकल। सॉरी सर, हाँ बताइए सर। एक बहुत दिलचस्प चीज बता रहा हूं आपको, आप इसमें ऐड करिएगा। ये जो अभी कॉकरोच पार्टी और समथिंग जो भी कहानी शुरू हुई, मेटा की पूरी टीम को बुलाया, फेसबुक वालों को भारत सरकार ने, कि भाई ये प्रधानमंत्री को जिन लोगों ने गालियां दी ये इतने वायरल कैसे हुए? भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनका वीडियो तुम हटा दे रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और जो बच्चे गालियां दे रहे हैं, जो अंडर एज हैं, एब्यूजिव कंटेंट है, वो जो है लगातार प्रमोट हो रहा है। मेटा ने कहा कि सर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आगे से नहीं होगा। जुकरबर्ग ने माफी मांगी, जो फेसबुक का मेटा का मालिक है, और इन लोगों ने ये कहा कि ये जो खास तरह के एब्यूजिव कंटेंट थे, इनको पैसे देकर, मतलब करोड़ों रुपए इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने में खर्च किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी को गाली दिया जा रहा था, या भारत को गाली दिया जा रहा था, या इंडियन आर्म फोर्सेस को गलत बताया जा रहा था। दूसरी एक और चीज है, ये जो आपने कॉकरोच आंदोलन देखा सर, जिसमें जोमेटो स्विगी से खाना पहुंच रहा था, पूरा बुफे सजा हुआ था वहां पर, उसमें एक कॉकरोच जो है उसका नाम है सौरभ दास। उस सौरभ दास के बारे में हम लोग बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं। वो सौरभ दास कोई क्लाइमेट कंट्रोल करके कोई कंपनी का को फाउंडर है, जो क्लाइमेट बचाता था आज से पहले। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये क्लाइमेट वाला क्या खेल है, तो उसने कहा रबिश, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बाद में लोगों ने और भी चीजें निकालनी शुरू की। सर ये लड़का कुछ नहीं करता है, कॉकरोच का प्रवक्ता है। ये लड़का GK1 जैसे पौष इलाके में रहता है, और वहां जिन लोगों ने आरोप लगाया है, बोला कि महीने का किराया 7 से 10 लाख रुपए है। ये 7 से 10 लाख रुपए इसके पास कहां से आ रहे हैं? लोगों ने यही पूछा है। और वो जो कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो कंपनी केवल पेपर पे रजिस्टर्ड है, और नई दिल्ली का एक एड्रेस है जो ढंग से मेंशन भी नहीं है। मतलब एक फर्जी कंपनी के नाम पर आरोप जो लोग लगा रहे हैं,
विदेशों से पैसा लिया जा रहा है, दबा के विदेशी फंडिंग हो रही है, दबा के महंगे-महंगे ब्रांड्स खरीदे जा रहे हैं, दबा के एयरप्लेन से यात्रा की जा रही है और ये कह रहे हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर, आपने पूरा बता तो दिया है कि ये कौन बदमाश लोग हैं, क्या करें। हमेशा की तरह ये कहता हूँ सर, भारत की जो कूटनीतिक छवि है दुनिया भर में, सर वो हम पे छोड़ दीजिएगा। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम जानते हैं कैसे करना है। आपकी सीमा की रक्षा आपकी फौज करेगी, लेकिन जो घर में छुपे हो, अभी आपने जिक्र किया, जो घर में छुपे हुए गद्दार हैं उनके साथ आपको डील करना है। अब सर जब पैसा नहीं आ रहा बाहर से, हम सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ये भी याद है सर कि ब्रिटेन, मुझे अभी 5-6 साल हो गए, मैं एक सीआईआई की फंक्शन में था, तो इंग्लैंड की एक संस्था है सरकारी, उसको डिफिड कहते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। तो हमने उनको कहा कि भाई अब देखिए, आपको पता है ना कि हम ब्रिटेन से पैसे नहीं लेते। ये प्रणब मुखर्जी ने भी बताया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि जो आप मदद हमें करते हैं वो तो मूंगफली है, मूंगफली किसी और को जाके दीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो ब्रिटेन में बड़ी डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, सुन लीजिए कहानी, बड़ी डिबेट हुई। अरे ये ब्राउन आदमी, ये प्रकाश ललित और दीपक वोरा, इनकी ये मजाल है कि हम गोरों से पैसे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, ये भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा टाइगर हमको भूखे मर जाने, तुम दफा हो यहाँ से। अब इतनी बड़ी संस्था जो उनकी कमीशन में बैठी हुई थी, वो क्या करेगी सर? तो फिर एक अग्रीमेंट साइन किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूएनडीपी, मेरा ख्याल डेवलपमेंट, उनके साथ मेरे सामने दिल्ली में संस्था साइन हो रही है दिल्ली में कि डिफिड के पास जितने पैसे हैं ब्रिटिश सरकार की संस्था के पास, अफ्रीका में उसका इस्तेमाल होगा। तो कमीनो, अफ्रीका में जाइन के साइन करो, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो इनके 500 या 200 या 400 जो लोग थे इनका काम करते थे दिल्ली में, वो यहीं रहना चाहते। दिल्ली को कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता सर, इट्स सो कंफर्टेबल लिविंग हियर। ये विदेशी खासतौर से जो डिप्लोमेट सर, 30 साल पहले तो वो रोते थे, आए हम इंडिया जा रहे हैं, अब कहते भेजो हमें दिल्ली, भेजो हमें, आराम से रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, किसी के घर में गया था, उस देश में मैं राजदूत था, तो वहां का राजदूत, सर बड़ी मजेदार कहानियां हैं। वहां का राजदूत मुझे आके कहता है, एम्बेसडर आप तो स्पेशल एडवाइजर है, देखो कुछ करिए, मेरे 3 साल हो गए, मैं 3 साल और रहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर क्या आप 3 साल और रहना चाहते हैं, क्या है इंडिया में क्या रखा? नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो। मैंने कहा सच बता, क्यों रहना चाहता है? सुनिए ललित सर, और फिर वो सच बोला। कहते हैं सर 2 गाड़ियां हैं, 4 मेरे पास कुक हैं, 2 मेड है, 1 गार्डनर है, इतने बड़े मकान में रहता हूँ, 8 कमरे हैं। अपने देश में वापस जाऊंगा तो बस में बैठ के अपने दफ्तर जाया करूंगा, यहाँ पर मैं शहंशाह हूँ। मैंने कहा शहंशाह अपने देश वापस खा के जूते वापस जा, जूते पड़ेंगे तेरे को, वहां पर असलियत याद आ जाए, यहाँ तो तू ऐश कर रहा था। सो एनीवे, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग जो ये चीजें करते हैं। तो साहब जो आपने अभी जिक्र किया है इस व्यक्ति का, ये मैं जानता हूँ इसके बारे में। अब आपने उस लड़की की बात की थी ना सर, जो हमने बताया था, जो गाली दे दी, उसकी कहानी तो आप पूरी तरह से जानते हैं। आपको पता है उसने माफी मांगी, ये हुआ वो हुआ, और फिर जो वीडियो अपलोड किया है, प्रकाश सर यू आर वन ऑफ इंडियाज स्मार्टेस्ट जर्नलिस्ट, आप भी बहुत अपलोड करते हैं। आपने देखा था जब उसने गाली देनी बंद कर दी तो वो अपनी लेफ्ट साइड को घूम के देखती है, जो लड़का उसको उकसा रहा वहीं पे काट दिया था वीडियो को, ताकि हमें पता ना लगे कौन था उसका बॉयफ्रेंड या उसका इंस्टिगेटर या जो इंस्पायर कर रहा कौन है। खैर हो गया, बाद में जब उस केस बना तो फिर माफी मांगने लगी। अब जो मुझे बताया गया, आप कंफर्म करिए ना सर, ये नोएडा में रहती थी अपनी विधवा माँ के साथ। पहले तो माँ ने ठोका इसको पुलिस थाने में, उसके बाद जब घर गए वापस, सारे पड़ोसी आ गए, सॉरी यहाँ नहीं रहेंगे आप। ऐसी खाली करा दिया उसको। सर उसको खाली करा दिया, वो लोग, वो परिवार कहीं और शिफ्ट हो गया, फरीदाबाद गया था, फिर फरीदाबाद से भी ये कहीं भी और बता शिफ्ट हो देता गया। हूँ, फिर वो गए दूसरे एक सबब में दिल्ली के किसी रिश्तेदार के घर, वो पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, यहाँ नहीं आ सकते आप। अब पता नहीं कहाँ रहते होंगे, किसी धर्मशाला में। अब जो लोग प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, जिनको हम जेन जी, बड़े छाती फुला के जेन जी हैं, ये हैं वो हैं, याद रखिए कि प्रोफेसर गूगल ललित सर किसी को माफ नहीं करता। 100 साल के बाद, 50 साल के बाद अगर इस लड़की की कभी शादी हुई, इसके अपने बच्चे हुए, 12-13 साल की इस उम्र में इसके बच्चे गाली देने लगेंगे और फिर ये कहेगी ये क्या कर रहे हो, मेरी माँ आप ही से तो सीखा है। और फिर इसको किसी वकील ने बोल दिया कि तू क्या 15 साल की है, बकवास करती है, 22 या 23 या 24 साल की है, अपना आधार कार्ड भी गुल कर दिया, वो तो हमें पता लग जाएगा ना। ये वकील उसको गलत एडवाइस दे रहे थे। अब मूवमेंट तो ठप हो गई है, लेकिन अब ये जो FCRA के बारे में बातचीत हो रही है सर, जो आपने अभी जिक्र किया, मैंने आपको इतना ही कहना था सर कि ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये हम लोग टाइटन कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन फंडिंग है, खास तौर से उन NGOs के लिए जिनकी FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो रही है।
इसका ये मतलब नहीं है कि हम एनजीओ को गैर कानूनी कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जनरल बैन कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग में ना, हम यही कह रहे हैं कि आप जो है कानून के अंतर्गत काम करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी जितनी संपत्ति है हम सब ले जाएंगे, नहीं, हम इतना कह रहे हैं कि अगर एक दिन आपकी संस्था खत्म हो जाती है तो आपकी जो सामग्री है एक हम बनाएंगे संस्था, वो ले लेगी और फिर वो देखेगी उसके साथ क्या करना है। तो ये है कि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल उसका बढ़ रहा है, 100% क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर सर गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सर? गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्न करे ना सर। सर सरकार का अधिकार, सरकार का काम क्या है सर? आपकी रक्षा करना या विदेशी की रक्षा करना सर? जवाब दो ललित सर। मेरी रक्षा नहीं, अगर मुझे पैसे आ रहे हैं फॉरेन से, मुझे विदेशी पैसा इतना कूट कूट के आ रहा है, तो मैं क्यों चाहूंगा FCRA टाइट हो। थैंक यू, थैंक यू, आपने जवाब दे दिया। और सरकार का काम यह है कि वो जो पैसा जिसका दुरुपयोग हो रहा था वो ना हो, ताकि मेरी रक्षा हो। मैं तो नागरिक हूं इस देश का सर, मेरा जन्म और मेरे पास पैसा आता है, इतना दबा के पैसा विदेशी आएगा कि मैं मोदी को गाली दिलवाने के लिए किसी को पैसे दूंगा, बोला मोदी को गाली दो, और वो गाली देंगे। अब मैंने तो एक किसी में देखा था, एक कोई पॉडकास्ट में, तो एक व्यक्ति था सर, वेल नोन जर्नलिस्ट, आपने भी वो देखा होगा, तो वो कह रहा था कि हाँ मुझसे कहा गया था 1 लाख रुपए पहले मिलेंगे, कुछ लिख मोदी के अगेंस्ट, उसके बाद जितना और लिखेगा तुझे इतने लाख रुपए और मिलेंगे। तो फिर उसने हाँ, बोला ये तो पूरा अगर, टूल किट है सर, ये तो पूरा टूल हाँ, किट है। और अगर कोई मुझसे ये कहे ना, पता है ना मैं क्या जवाब दूंगा सर? फिर मेरा वो पठान का खून कौन उठता, फिर मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगा कि वो अगला जहाज पकड़ के विदेश वापस भाग जाएगा सर। तो ये चीजें हैं सर जो सच्चाई है। और इस व्यक्ति ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से, मैं कोई नहीं लिखूंगा उसके आगे। और खासतौर अगर जो सच्चाई है मैं लिखूंगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं सरकार की मुखालफत करूं इसलिए कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, अरे दफा हो जाओ। ये वो भारत नहीं है कि आप हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे सिविल सर्वेंट्स को आप खरीद सकते थे, वो जमाना चला गया। तो ये चीज है कि अभी ये कानून तो पास हुआ नहीं, अभी बिल नहीं बना है, अमेंडमेंट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम आने दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई FCRA रजिस्ट्रेशन आपकी खत्म हो गई है, खत्म। और अगर आपने रेस्टोरेशन नहीं मिली आपकी रजिस्ट्रेशन एक समय के अंदर, 1 साल 2 साल जो भी है, खत्म। हाँ, आप जा सकते हो कि आप जुडिशियल अपील भी कर सकते हो अगर आपको तकलीफ है। और अगर क्रिमिनल पेनल्टी है तो फिर हमने जो है उसको 5 साल से कम करके 1 साल कर दिया जेल। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रायर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन होने से पहले। रिलीजियस एक्टिविटी, ये भी है ना सर, कन्वर्जन की बात कर रहे थे, परमिटेड है, स्पेसिफिकली कानून बनाए गए हैं। और ये जो है कन्वर्जन, नो सर, नॉट अलाउड। रिलीजियस पर्पस का मतलब ये है, अगर आप जगराता ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं करिए, कौन रोक रहा है आपको? किसी को डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप सब इकट्ठे होके अगर आपकी इस्लामिक समुदाय है, आप बैठ के वहां कहेंगे, बात करेंगे, कोई आदमी कुरान से पढ़ के बताएगा, देखो जी दुनिया में शांति होनी चाहिए, अमन हो, कौन मुखालफत कर रहा है? जहां आपने किसी को बोला मुसलमान बन जा, मैं जूते मारूंगा तेरे को। सिख में ये होता है सर, गुरुद्वारे में तो आप जानते हैं गुरुबानी चलती है, पैसा आया विदेश से करिए, आप संगठन करिए, सत्संगत करिए, लेकिन ये मत बोलिए किसी को कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए करिए। ये सारी चीजें हम ला रहे हैं, तो मुखालफत क्यों हो रही है मैं आज तक समझ नहीं पा। रिलीजियस एक्टिविटी परमिटेड, कन्वर्जन बैंड, क्या मतलब है इसका? यही तो क्यों दर्द है, तकलीफ हो रही यही तो दर्द है सर। कि सरकार जो है एनजीओ की प्रॉपर्टी को हड़प कर लेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है, जो बांग्लादेश से मिलता है, उसका डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिहार का वो हिस्सा जो नेपाल से जुड़ता है, वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो पैसा आखिर कहीं तो जा रहा है ना, गलत तरीके से, और गलत इस्तेमाल हो रहा है। यही तो मैं सर, मैं आपको भी तो एक चीज पूछ रहा हूँ, कि विदेशों से आने वाला पैसा, और उस पर भारत सरकार पर इतना ज्यादा दबाव है कि वहां रिपब्लिकन कोई लिख रहा है, भारत में कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं होने देंगे। विदेश से आने वाला पैसा भारत के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या जो विदेशी आपको पैसा दे रहा है वो आपका इस्तेमाल अपने तरीके से अपने हितों के लिए करना चाहता है, आपके देश के मिजाज को बदलना चाहता है,
जब चाहेगा वो आपको अपने पैसे से घुटने पर ला देगा। ये जंतर मंतर पर क्रांति हो रही थी, झारखंड में बच्चे बैठे हैं, क्यों नहीं हो रहा? वहां पर क्यों नहीं बुफे सजा हुआ है? अब आप मुझे बताइए, झारखंड में भी वहां पे बच्चे, हिंसा क्यों नहीं हो रही, वहां पे गाली गलौज क्यों नहीं हो रहा? बताए ना सर, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा वहां पे? क्यों नहीं हाय हाय नहीं हो रही? विदेशों से पैसा वहां क्यों नहीं आ रहा? क्यों हमने रोक दिया है? पता लग गया हमको। और ये जो भोजन, ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं सर, जब मेरी वाइफ नहीं होती हैं या घर में हमारे वो सुबह मैं तो सिर्फ मिलेट्स खाता हूं, आपको पता है, बाजरा मक्की, रागी और जोवर की रोटी और एक सब्जी, और वो मैं रात को लेता हूं। अब मेरे को एक शाम को रेखा नहीं थी मेरी पत्नी, तो मैंने फोन किया, ये जो खाना डिलीवर करते हैं, तो उसने कहा सर 2 घंटे लगेंगे। मैं कहा यार क्या आप तो बोल रहे हैं, तू तो 15 मिनट में पहुंच जाता, नजदीक तो है। कहते नहीं हम सब जंतर मंतर जा रहे हैं, विदेशों से ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे कह रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि फिर वहां पे जब जाते हो इस भीड़ में किसको देते हो? नाम पता है कि मेरे घर में तो मेरे पास आते हो, दीपक बोरा के पास ये एड्रेस है। वहां किसके पास? कहता कुछ नहीं, हम जाके कहते हैं खाना आ गया, जो आता है उसके हाथ में कर देते हैं। हमारा क्या लेना है, हमें पैसे मिल गए। तो यहाँ से ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके मोबाइल नंबर हम ट्रैक करेंगे, विदेशों से क्यों कर रहे हैं? सोचते हैं कि हम ट्रैक नहीं करेंगे, हमें पता है किसने ये मदद आपकी की है सर। और ये तो अभी इतना मैं बता देता हूँ सर, जो इस देश के लोग हैं ना, जो परेशान है इस पर कि ये क्या हो रहा है कानून व्यवस्था, सर अभी देखिए शुरुआत है सर, ये लंबा चलेगा। सिख एजिटेशन, फार्मर्स एजिटेशन में आपको याद है ना कितना दंगा हुआ था? कुछ अभी जेल में बैठे हैं ललित सर, आप तो जानते हैं। और मेरे दोस्त जो आप जैसे मित्र जाते हैं मिले, कहते भाई हम तो फंस गए, हमको झूठा मूठा फंसा दिया, हम तो जेल में बैठे हुए, मुझे 5 साल की हो गई, मुझे 7 साल की हो गई, मुझे 9 साल की होगी, मैं तो बैठा रहा कि मुझे बचाओ। कौन बचाएगा? वो डस्टबिन ट्रूडो, वो तो खुद भाग गया किसी एक्टर लेडी के साथ। तो ये चीजें हैं सर, सच्चाई जो है उसको अगर आप समझें, सच्चाई अलग है, अफसाना अलग है। बस यही है कि आप लोगों को कानून को फॉलो करना है, और कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको जो छूट दी गई थी उसका दुरुपयोग किया। अच्छा, फॉरेन फंडिंग किस चीज में लगानी है आपने सर? बताइए मुझे ललित सर, मुझे बताइए कि फॉरेन फंडिंग मुझे चाहिए, ठीक है सर। ललित सर, आप और मैं एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दें, आप और मैं। सरकार कहेगी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, लो पैसे। हम एक अस्पताल खोलना चाहते, अरे बिल्कुल लो पैसे विदेश से। अरे देखिए यहाँ पर आपातकालीन स्थिति, हाँ बिल्कुल लो पैसे। भाई हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं साइंटिफिक भी, बिल्कुल लो पैसे। भाई पर्यावरण के क्षेत्र में हम, तभी ये पर्यावरण वाले का नाम लिया, कुछ करता बढ़ता है नहीं, बदमाश है। तो पर्यावरण के लिए हम कुछ कर, बिल्कुल लो पैसे। भाई ये लोगों का नुकसान हुआ था, भूकंप आया था, उनके रिहैबिलिटेशन के, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल लो पैसे। बस एक चीज आप नहीं कर सकते, कन्वर्शन। उसमें किसी को क्यों तकलीफ होगी? इतने सारी कैटेगरीज हैं जहां ललित सर और मैं मिलके पैसा ले सकते हैं कानूनी तरीके से। आपको क्या तकलीफ हो रही है? सिर्फ कन्वर्जन आपको सता रहा है कि हमने उसको अलाउ नहीं किया। क्यों भाई? अभी आपने जिक्र किया ना वो बांग्लादेश के बॉर्डर के, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। तो सर मेरा अपना मानना है, जो लोग कहते हैं ये हिंदू बिल है, कौन कहता है? और भाई कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है भारत की जो हिंदू है, आप खुद जानते हैं ललित सर। ये सिकुलरिज्म को दफना दो। अगर मैं हूं तो नेपाल में मूवमेंट नहीं चल रहा कि हिंदू राष्ट्र उसको घोषित कर दिया जाए, जाओ उनको गाली दो, जाओ उनको बोलो इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप को बना दे। वो क्यों नहीं अच्छा, करते? जब पिछली बार वहां पर बुलंद शाह की सरकार बनी और संसद को आग लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर हाँ, नेता कह रहे थे नेपाल बना दो। अब बनाओ नेपाल। अब बनाओ ना, अब जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है, किसी में दम है सर? नहीं है ना। अब आपको पता है कि बुलंद शाह जो भी उसका नाम है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें सारी हैं सब। बल्कि मैं आपको बताता हूं कि एक इसमें मेरा भी हाथ था, मेरा भी हाथ था सर। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कन्वर्जन पर, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे नहीं है सर, ये सभी धर्मों पे है। सो ये कहना कि यू नो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया, वो जो गधा वहां का बात कर रहा है, ये गलत है। और फॉरेन फंडेड कन्वर्जन जो है वो सही है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको क्या तक, कोई अपने मन से जाना चाहे कर दीजिए। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है सर, कि चर्च में जाइए, आप गरीब हैं, वो आपको थोड़ी पैसे दे देंगे तो आप क्रिश्चियन बन जाइए। लेकिन मजेदार चीज पता है क्या, भारतवासियों की एक चीज बता दूं सर आपको, जो मैंने देखा है अपने जीवन में। सर ये लोग कन्वर्जन कर लेंगे। मैं कुछ सिख परिवारों को जानता हूं, मेरी माँ सिख थी, मैं तो पठान का बेटा हूं। पता क्या करते हैं ललित सर? पैसा लेके अपना नाम जो भी उसका नाम है, रुपिंदर से रॉबर्ट बना दिया या जो भी है, पैसा तो ले लिया,
और फिर अगले दिन सवेरे गुरुद्वारा में जाके मत्था टेक के पूजा करते हैं। फिर चर्च में नहीं जाएंगे, पैसा ले लिया, नाम तो मेरा जो मर्जी रखो, दिल तो मेरा भारतवासी है। मैं तो उस परिवार से जो मेरी परंपरा है उसको नहीं तोड़ूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं, सच्चाई आप समझिए। अगर 200 साल गोरे की औलाद ने हम पर राज किया था तो हम सब क्रिश्चियन बन के होते नहीं है ना। सनातन धर्म की परंपरा ललित साहब बहुत तगड़ी है। अब जो हम आप सर आप तो गए थे पिछले साल महाकुंभ में, मैं भी गया था। 67 करोड़ कौन थे ये लोग? 33 करोड़ भारतवासी सर, ललित सर 33 करोड़ लेटेस्ट फिगर्स हर साल तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा 33 करोड़। दिल में ये श्रद्धा है ना सर? ये गोरे के बच्चों को बताओ, ये जो बकवास कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अरे सच्चाई रखो लोगों के सामने, और सच्चाई आप और मैं आज बयान कर रहे हैं। तो सिर्फ FCRA की हमने बात की है, समय कम है, लेकिन अगर आप चाहें आज शाम को या कल हम बात करेंगे सर, जो ईरान में हो रहा है और ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और इसका जो कल भी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया। सर देख लीजिए, माफी चाहता हूं सर, ये नहीं कहूंगा कि मैंने कहा था, ये मेरी परंपरा नहीं है। क्या हुआ है, खबरें क्या आ रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि ये बन गई है। क्यों? मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरा चौकीदार है, वो काम करेगा। और जो ईरानियन है उन्होंने आज एक वीडियो रिलीज किया मुश्तबा खमीनी का, आज, है ना? उसमें दिखाया बड़ा हेल्दी है। सर आज क्यों किया? 1 महीना पहले क्यों नहीं? 2 महीने बाद क्यों नहीं? आप तो मुझे बताते हैं क्या हो रहा है। कुछ मेरे फौज वगैरह के लोग हैं, बताएंगे भाई ये कैसे हो रहा है। मैं समझने की कोशिश करता हूं ये क्यों हो रहा है, आज क्यों किया है। इसका मतलब है या तो वो मर गए हैं या कोमा में हैं, और वहां के लोग अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। तो आपने ये वीडियो जारी कर दिया। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सही हूं। या तो AI वीडियो है या एक पुराना वीडियो, क्योंकि झूठ बोलना तो इनके रस इनके रग रग में बना हुआ है, बसा हुआ है। एनीवे ललित सर, हमेशा जब आपसे बात करता हूं बहुत अच्छा लगता है। जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सर। दर्शकों, दीपक सर को सुना हमने, और फिर किसी और विषय पर जल्दी सर ने विषय भी बता ही दिया है। कल बैठते हैं या परसों बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप परसों तक देख लेंगे। अब फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, नहीं करनी चाहिए ना, मेरी फितरत नहीं है। बता देता हूं, अनाउंसमेंट आ जाएगा वॉशिंगटन से, समझौता हो गया, हम जा रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे। सर जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद बेटा।